स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। खास तौर पर कैबिनेट को लेकर जानकारी देंगे। विंटर सेशन से पहले कैबिनेट बैठक बुलाई जा रही है, कब और किस खास मकसद से, यानी कि एजेंडा को लेकर भी इस बुलेटिन में हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं। दूसरी बड़ी बात करेंगे राधा स्वामी सत्संग ब्यास भोटा अस्पताल की, क्योंकि अब ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं इस मामले में सीधा बिल लाया जाएगा। लेकिन संभव कैसे है, क्योंकि पूरे मामले में भारत सरकार की सहमति होना भी ज़रूरी है और पिछली 2 सरकारों में ये मामला नहीं निपट पाया। आखिरकार किस वजह से, ये भी जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। आगे इसमें क्या कुछ होगा, आज बैठक मुख्यमंत्री की ओर से ली गई थी, क्या उनका कहना रहा है और किस तरह के निर्देश अधिकारियों को और ख़ास तौर पर जो सत्संग से जुड़े प्रतिनिधि आए थे उन्हें दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने आज कांगड़ा से संबंधित कांग्रेस नेता भी बुलाए थे, इनके साथ भी बड़ी बैठक हुई है। क्या निर्देश जारी किए गए हैं, कांगड़ा के लिए क्या राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है, ये भी जानकारी आपको देंगे। वहीं बात करेंगे 2 साल के निमंत्रण पर। देखिए, 2 साल का कार्यक्रम क्योंकि मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम के लिए किसे निमंत्रण दिया गया है, आज मुख्यमंत्री की ओर से निमंत्रण देने की बात पर क्या बयान सामने आया है, ये भी जानकारी इसी बुलेटिन में आप तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि लाहौल स्पीति में पिछले कल बर्फ के फाही देखे गए। इतना ही नहीं, रोहतांग दर्रा में भी बर्फबारी हो रही थी, जिसके बाद पर्यटकों के चेहरे खिल गए। लेकिन कुछ ही क्षणों तक ये हल्की बर्फबारी का सिलसिला वहां जारी रहा, उसके बाद बंद हो गई। अभी अगले 72 घंटों तक कुछ एक जिलों में बारिश बर्फबारी को लेकर आसार जताए गए हैं, जिसमें कुल्लू है, कांगड़ा है, चंबा है, मंडी में, और इसके अलावा किन्नौर, लाहौल स्पीति में भी बारिश बर्फबारी को लेकर आसार जताए गए हैं। हालांकि अब की बार ये प्रेडिक्शन सच हो पाती है या नहीं, देखना होगा, क्योंकि पिछले महीने से लेकर बारिश बर्फबारी के आसार जताए जा रहे हैं, लेकिन एक तरह से ये पूर्व अनुमान सच साबित होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरी बात करेंगे एक व्यक्ति को लेकर। ये थाना बालूगंज के तहत दरअसल मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। बालूगंज से कुछ दूरी पर ही ये व्यक्ति रहता था। ये फागली स्थान बताया जा रहा है और मूल रूप से सोलन के अर्की का रहने वाला था। देखिए, जो व्यक्ति की उम्र है ये 30 वर्ष का बताया जा रहा है और किस वजह से जहर खाया अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है। कोई सुसाइडल नोट भी इसकी ओर से नहीं छोड़ा गया है, लेकिन मामले में कार्रवाई जरूर पुलिस की ओर से की जा रही है और ये थाना बालूगंज के तहत मामला दर्ज किया गया है, जैसा कि हमने आपको जानकारी दी थी। आज एड्स कंट्रोल दिवस था और 37वां एड्स कंट्रोल दिवस आज मनाया गया है। राजधानी शिमला के पीटरहॉफ में भी मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया और मुख्यमंत्री की ओर से जानकारी ये दी गई है कि पिछले 2 वर्षों में कई बड़े कदम उठाए गए हैं एड्स और HIV पर लोगों को अवगत करने के लिए, और आने वाले दिनों में भी उठाए जाएंगे। खास तौर पर ये बड़ा कदम कुछ इस तरह से रहने वाला है कि जो टैक्सी ड्राइवर हैं उन्हें कार बिन दिए जाएंगे। ये हालांकि ये चरणबद्ध तरीके से योजना पूरी होगी, लेकिन पहले चरण में 4000 के करीब टैक्सीज को कार बिन दिए जाएंगे। ये निःशुल्क इन्हें उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि पर्यटकों समेत आम लोगों को और यहाँ के स्थानीय लोगों को ये जागरूक कर सके। और कुल मिलाकर 30,000 टैक्सीज को कवर करने का टारगेट इसमें सरकार की ओर से रखा गया है, क्योंकि चरणबद्ध तरीके से ये योजना पूरी की जाएगी। दूसरी बात करेंगे कि कितने लोगों की HIV जांच हुई है, तो 2023 से अक्टूबर 2024 तक 234 जांच शिविर आयोजित किए गए और इसमें 5 लाख लोगों की HIV जांच हुई है। ये भी मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से ही आज बड़ी जानकारी दी गई है। आने वाले दिनों में और भी कुछ बड़े कदम उठाए जाएंगे, जिससे जागरूकता भी फैलाई जाएगी और जो लोग इस तरह के लक्षण रखते हैं या छिपाने की कोशिश करते हैं उन्हें कैसे इस एक तरह से इस सेंसेशन से बाहर निकालना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो झिझक जाते हैं, तो उनका झिझकपना किस तरह से दूर करना है, इस पर कुछ कदम उठाए जाएंगे। तो इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं संबंधित विभाग के अधिकारियों को। अगर हम स्वास्थ्य विभाग की जानकारी दें, अपार ID से कई छात्र नहीं जुड़ पाए हैं और तकरीबन हिमाचल प्रदेश में 21% छात्र ही ऐसे बताए जा रहे हैं कि जो कि अपार ID से जुड़े हैं। ये केंद्र सरकार की ओर से निर्देश जारी किए गए थे कि छात्रों को अपार ID से जोड़ा जाए, लेकिन देखने में ये आया कि 21% छात्र ही इससे जुड़ पाए हैं और बाकी छात्रों की वेरिफिकेशन जब चेक की गई कि क्या उनका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक्ड है या नहीं, तो इसमें कई तरह की कमियां पाई गई हैं। अब इतनी सारी खामियां देखने के बाद ये लग रहा है कि हिमाचल सफल साबित नहीं हो पाया है इस योजना को पूरा करने में।
बाकी राज्यों के मुकाबले बात करें तो आंध्र प्रदेश में 94% छात्र क्योंकि अपार योजना से जुड़ गए हैं। इसी तरह से बिहार में 57% ये छात्र हैं, लेकिन यहाँ पर 21% ही छात्र अभी तक अपार आईडी से जुड़ पाए हैं। देखिए, अपार आईडी है क्या? ये एक इस तरह की आईडी है जिसमें छात्रों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी, यानी कि शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारी तो होगी ही, लेकिन अन्य उपलब्धियां और गतिविधियां क्या छात्रों की रही है, ये भी जानकारी दी जाएगी। विश्वविद्यालयों में और जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, महज अभी उनसे जुड़ी ही इस तरह की जानकारी दी जाती थी और ये सुविधा भी उन्हें ही मिलती थी अपार आईडी की, लेकिन अब स्कूली छात्रों को भी दी जा रही है और हिमाचल प्रदेश अभी तक इसमें खरा साबित नहीं हो पाया है। छात्रों की ओर से भी कमियां रह गई हैं और विभाग की ओर से भी अभी 31 मार्च 2025 तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है और ये टारगेट दिया गया है, यानी कि एक तरह से समय निर्धारित किया गया है कि सभी छात्र अपार आईडी से जुड़ जाने चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पर काफ़ी संख्या छात्रों की रह रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये बड़ा फैसला लिया गया है छात्रों को अपार आईडी से जोड़ने का। देखिए, इग्नू में परीक्षाओं का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। ये विभिन्न डिग्री डिप्लोमा कोर्स की परीक्षाएं हैं जो कि 2 दिसंबर से 9 जनवरी तक होंगी। इसके लिए 31 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों में करीब 27,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। विद्यार्थी अपने प्रवेश पत्र इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और जो जेलबंदी छात्र हैं उनके लिए भी परीक्षा केंद्र कारागारों में ही बनाए गए हैं। इसके अलावा विदेशों में भी परीक्षाओं के लिए केंद्र स्थापित किए गए हैं, यानी कि इग्नू से जुड़े छात्र जहाँ कहीं भी हो, चाहे जेल में ही क्यों ना हो, वहां पर भी इनके लिए परीक्षा केंद्र बना दिए गए हैं। देखा जा सकता है कारागारों में भी इस बार परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी हम कह सकते हैं। इसके अलावा विदेशों में भी देखिए परीक्षाओं के लिए ये केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं और ये 9 जनवरी तक परीक्षाएं होंगी जो कि 2 दिसंबर से शुरू होने वाली है। तो ये शेड्यूल भी तय हो चुका है। महिलाओं को लाखों कमाने का मौका मिला है, ये बात हम राजधानी शिमला के रिज मैदान की कर रहे हैं, जहां सरस मेला शुरू हुआ है और इसी मेले के तहत फूड कार्निवाल का आरंभ भी किया गया है। आज ही मंत्री अनिरुद्ध सिंह फूड कार्निवल का आरंभ करने के लिए वहां पहुंचे थे और विभिन्न जिलों की महिलाएं आई हैं। इनकी ओर से बड़े व्यंजन तैयार किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के व्यंजनों को पर्यटकों तक पहुंचाने की कोशिश है और कैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन व्यंजनों को ले जाया जा सकता है, इसके लिए भी एक अच्छी योजना हम ये कह सकते हैं। हर बार फूड कार्निवल लगाया जाता है और इसमें हिमाचल प्रदेश के ट्रेडिशनल फूड को ही परोसा जाता है। जब पर्यटक इन व्यंजनों का स्वाद चखते हैं तो बाहरी राज्यों में जाकर इनके बारे में जानकारी देते हैं और मान लीजिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई फूड इवेंट करवाया जाता है तो उसमें बिल्कुल इन महिलाओं को जाने का मौका मिल सकता है, जो कि स्वयं सहायता समूह से महिलाएं जुड़ी हुई हैं। 10 दिवसीय ये मेला रहने वाला है और यही मंत्री अनिरुद्ध सिंह का भी कहना था कि महिलाओं के लाइवलीहुड बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया जाता है और इसके अलावा जो फंडिंग रहती है इनका सामान लाने के लिए, तैयार करने के लिए और इनके रहने के लिए भी, वो भी सरकार की ओर से ही दी जाती है। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से ये पूरी तैयारियां की जाती हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है, जिसमें मुख्यमंत्री का ये कहना है कि कभी भी हिमाचल प्रदेश की मदद केंद्र सरकार की ओर से नहीं की जाती है जब भी राज्य सरकार मदद मांगती है। पहले उन्होंने उदाहरण ये दिया कि जब पीडीएनए के तहत 10,000 करोड़ रुपए मांगे गए थे तो वो भी नहीं दिए गए। हिमाचल प्रदेश में आपदा आई थी, हजारों करोड़ों का नुकसान हो गया। प्रभावित भी ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि केंद्र सरकार मदद करेगी, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि बाकी राज्यों की मदद जरूर आपदा के दौरान भी केंद्र सरकार की ओर से की गई है। दूसरी बड़ी बात मुख्यमंत्री सुक्खू ने ये कही कि जब एनपीए के तहत 9,000 करोड़ रुपए भी केंद्र सरकार से मांगे गए तो उस पर भी यहाँ केंद्र सरकार की ओर से इनकार कर दिया गया। ये मदद भी अभी तक नहीं पहुंचाई गई है। हिमाचल प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कांग्रेस शासित राज्य है। जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनके साथ यही व्यवहार केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है। लेकिन अब 20 दिसंबर को एक बैठक होने जा रही है जैसलमेर में और यहाँ सभी वित्त मंत्री पहुंचने वाले हैं। तो बतौर वित्त मंत्री ही मुख्यमंत्री सुक्खू भी वहां जाएंगे और कुछ एक हिमाचल प्रदेश से जुड़े मसलों को उठाने वाले हैं। यहाँ की वित्तीय स्थिति से भी अवगत करवाएंगे उस बैठक में मंत्रालय को और साथ ही साथ ये जानकारी भी देंगे कि अभी केंद्र सरकार की कितनी मदद की आवश्यकता हिमाचल सरकार को है और हिमाचल प्रदेश को है। तो भेदभाव करने का आरोप आज मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्र सरकार पर लगाया है। बड़ी बात मुख्यमंत्री ने आज ये भी कही कि वो जब दिल्ली गए थे तो उन्होंने किसी को भी निमंत्रण नहीं दिए हैं। अभी दरअसल 2 साल का कार्यक्रम क्योंकि राज्य सरकार की ओर से मनाया जाएगा,
ये 2 साल का कार्यक्रम बिलासपुर में मनाया जा रहा है। इसी पर जब सवाल मीडिया ने ये किया कि क्या हाईकमान को निमंत्रण देने के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे, तो मुख्यमंत्री का कहना है उन्होंने किसी को भी निमंत्रण नहीं दिए हैं। ये कार्यक्रम है, कोई जश्न नहीं है, क्योंकि भाजपाइयों की ओर से जश्न शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो मुख्यमंत्री का कहना है कि राजनीतिक तौर पर ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। ये कोई जश्न नहीं मनाया जा रहा है, बल्कि 2 साल का कार्यक्रम है। इसमें जो बड़ी उपलब्धियां सरकार की रही है वो जनता के साथ साझा की जाएंगी, और आने वाले 3 वर्षों के लिए क्या रोड मैप सरकार की ओर से तैयार किया गया है वो भी साझा किया जाएगा आम लोगों से बिलासपुर में। ऑडियो मामले से मुख्यमंत्री ने इनकार कर दिया है। दरअसल एचआरटीसी में एक ऑडियो मामला सामने आया था। एचआरटीसी बस में ड्राइवर और कंडक्टर की ओर से एक ऑडियो सुनी जा रही थी। एक तरह की डिबेट थी जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया, और बस में बैठी सवारी को रोष आ गया। उन्होंने शिकायत पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय से ये पत्र एचआरटीसी में गया और उसके बाद मामले की जांच भी हुई। लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि वो नहीं जानते इस तरह की घटना हिमाचल प्रदेश में पेश क्यों आ रही है और इस तरह की बातों को तुल क्यों दिया जा रहा है। अभी एक पूर्व कांग्रेस नेता की ओर से बयान दिया गया था कि आपातकाल जैसी स्थिति अब हिमाचल प्रदेश में होने वाली है। इस पर प्रतिक्रिया देने से ही मुख्यमंत्री सुक्खू ने इनकार कर दिया। देखिए, इको टूरिज्म में कुछ एक बदलाव किए गए हैं। ये इको टूरिज्म नीति लाई गई थी जिसमें संशोधन हुआ है। कैबिनेट बैठक के बाद सरकार की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। 6 बड़े प्रस्तावों को इसमें मंजूरी मिली है। पहली तो ये कि जहां जहां इको टूरिज्म साइट्स विकसित की जाएंगी वहां स्थानीय लोगों को रोजगार देना अनिवार्य होगा, यानी कि प्रायोरिटी पर स्थानीय लोगों को ही इको टूरिज्म साइट्स में रोजगार दिया जाएगा ताकि उनका घर परिवार चल सके। और हिमाचल प्रदेश में वैसे भी रोजगार को लेकर स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ पर कई बेरोजगार युवा हैं जो तरस रहे हैं कि नौकरी उन्हें मिल जाए। इसलिए कुछ ऐसे कदम सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं कि घर के पास ही अब युवाओं को रोजगार मिल सके। दूसरी बड़ी बात यह है कि अब वन विभाग के अधीन ट्रैकिंग पॉइंट्स भी शुरू किए जाएंगे, यानी कि वन विभाग का जिम्मा ये रहेगा कि वो ट्रैकिंग एडवेंचर्स भी शुरू कर सके। इसके लिए कुछ एक कंपनियों को भी हिमाचल प्रदेश में आकर्षित किया जाएगा। ये भी एक प्रस्ताव तैयार किया गया था और कैबिनेट बैठक में चर्चा होने के बाद अभी अधिसूचना जारी हो चुकी है। तीसरी बात, 1 हेक्टेयर से अधिक के प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दे दी जाएगी। चौथी सबसे बड़ी बात, जब पर्यटक यहाँ आएंगे, फिर चाहे ग्रामीणों की बात हो या फिर यहाँ शहर वासियों की बात हो, उन्हें व्यवस्था और इंतज़ाम इस तरह के करने हैं कि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति और सभ्यता से भी पर्यटक रूबरू हो पाए। यानी कि चाहे ग्रामीण इलाकों में पर्यटक जाएं या शहरी इलाकों में आए, और जहां भी ठहरेंगे या टूरिज्म साइट्स जहां भी विकसित की जाएंगी, इंतजाम और व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए हिमाचलियों की ओर से कि हिमाचल की सभ्यता और संस्कृति को एक नई पहचान मिल सके और पर्यटक हिमाचल के बारे में सीखकर कुछ यहां से जाए। 2030 तक ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि कम से कम 10% पर्यटकों को इको टूरिज्म की ओर ही आकर्षित करना है। तो कुछ इस तरह से इको टूरिज्म साइट्स को विकसित किया जाएगा। तो ये तकरीबन 5 से 6 प्रस्ताव है जिन्हें मंजूरी दी गई थी। ये संशोधन क्योंकि इको टूरिज्म नीति में कर दिया गया है। इससे पहले जो पॉलिसी थी उसमें कुछ और प्रावधान किए गए थे, लेकिन अब एक तरह से इनमें बदलाव हुआ है। देखिए, प्रधानाचार्यों की शक्तियां बढ़ने वाली हैं। पिछले कल ही मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में एक प्रधानाचार्यों का सम्मेलन हुआ है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से सम्मेलन आयोजित करवाया गया था। इसमें मुख्यमंत्री सुक्खू ने संकेत ये दिए हैं कि प्रधानाचार्यों की शक्तियां बढ़ा दी जाएंगी। सुशासन के साथ साथ हर योजना को पूरा करने के लिए समय सुनिश्चित किया जाएगा। और एक बात और, जिस भी शैक्षणिक संस्थान की रैंकिंग बेहतर होगी उसे परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट भी दी जाएगी। तो ये सबसे बड़ी बात कहना चाहेंगे। वहीं प्रधानाचार्यों के लिए एक बात और कही गई है। ये दरअसल महाविद्यालय के क्योंकि प्रधानाचार्य आए थे, तो यहाँ जो ये परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट देने की बात हुई है, ये व्यवस्था भी महाविद्यालयों में ही होगी। दूसरी बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री की ओर से ये भी दी गई है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अब महाविद्यालयों में किया जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इसीलिए किया जाएगा ताकि विभिन्न कार्य समयबद्धता से पूरे हो सके। जो ज़रूरतमंद छात्र हैं उनकी मदद करने के लिए भी शक्तियां प्रधानाचार्यों की अब बढ़ा दी जाएंगी। और संस्कृत महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं आरंभ करने पर भी विचार किया जाएगा। अभी अध्यापकों के शिक्षा क्षेत्र में 15,000 के करीब पद सृजित किए गए हैं। ये भी मुख्यमंत्री की ओर से जानकारी दी गई है। लेकिन प्रधानाचार्यों के पास अब बड़े दायित्व आने वाले हैं महाविद्यालयों में। पहला दायित्व तो यही होगा कि ज़रूरतमंद छात्रों की मदद भी अब कर सकते हैं। ये खुली शक्ति उन्हें दे दी जाएगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हर
परियोजना के लिए अब टारगेट दिया जाएगा और जब बेहतर रैंकिंग होगी किसी भी कॉलेज की तो परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट की व्यवस्था तक उनके लिए कर दी जाएगी, जो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद कॉलेज के लिए खास तौर पर होने वाली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक ली है। ये कांगड़ा से संबंधित कांग्रेस नेता पहुंचे थे। मुख्यमंत्री का कहना है कि कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के तौर पर विकसित करना है, इसे पर्यटन की ओर बढ़ाना है और कैसे इसमें पर्यटन बढ़ाया जा सकता है इसके लिए हमें कुछ एक कदम उठाना ज़रूरी है। दरअसल ये तो आप पहले भी जानते होंगे कि विस्तारीकरण किया जा रहा है कांगड़ा एयरपोर्ट का, लेकिन जल्द से जल्द अब ये विस्तारीकरण का कार्य पूरा किया जाए ताकि बड़ी हवाई उड़ानें भी वहाँ से हो सके, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि जैसे बिलासपुर में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू कर दी गई हैं, गोविंद सागर झील में बिल्कुल वैसी ही वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू की जाएंगी पौंग बांध भी। और तीसरी बड़ी बात, देहरा में 650 करोड़ का चिड़ियाघर बनाया जाएगा। कांगड़ा एयरपोर्ट में आज एक और संकेत मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है कि जितने भी प्रभावित हैं जल्दी ही उन्हें मुआवजा दे दिया जाएगा और उन पर भी मुख्यमंत्री चर्चा करने वाले हैं। यानी कि हर संभव मदद दी जाएगी उन लोगों को जिनकी जगह ज़मीन गई होगी, जो प्रभावित होंगे कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए। और बड़े हवाई जहाज अब वहाँ पर उतर सकेंगे तो उसके बाद अपने आप ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा विदेशों से भी, क्योंकि फिर वहां पर पर्यटक पहुंच सकते हैं। ये बात मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से कही गई है। हालांकि कितना जल्दी संभव हो पाता है ये देखना काफ़ी ज़्यादा रोचक रहने वाला है। लेकिन शीतकालीन सत्र के बाद कांगड़ा के प्रवास पर ही मुख्यमंत्री रहने वाले हैं कुछ दिन तक, ये भी आज उनकी ओर से जानकारी दी गई है। हालांकि इसमें सुझाव लिए गए हैं उन नेताओं से भी जो कि कांगड़ा से संबंधित कांग्रेस नेता आए थे, कौन कौन सी परियोजना अभी तक लंबित है और कौन सी पूरी होने वाली है, कहाँ अड़चने आ रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कितनी योजनाएं परियोजनाएं पूरी हो पाई हैं, ये भी उनकी ओर से अपडेट दी गई है। कैबिनेट पर जानकारी लेकर आए हैं। आप सभी जानते हैं 18 दिसंबर से शीतकालीन सत्र धर्मशाला तपोवन में शुरू होने जा रहा है, लेकिन ठीक उससे पहले कैबिनेट बैठक बुलाई जाएगी। ये जो अगले कल से सप्ताह शुरू होने जा रहा है इसमें चर्चा की जाएगी कैबिनेट बैठक बुलाने पर, और ये इसी हफ्ते के भीतर भी कैबिनेट बैठक बुलाई जा सकती है। हालांकि माना ये जा रहा है कि शीतकालीन सत्र से पहले होगी, तो ये ज़रूरी है कि जल्द से जल्द बुलाई जाए, क्योंकि कुछ एक विधेयकों को पहले कैबिनेट में ही मंजूरी दी जाएगी, उसके बाद फिर वो पेश किए जाएंगे शीतकालीन सत्र के दौरान। और एक बात और भी है, 20 दिसंबर को क्योंकि मुख्यमंत्री जैसलमेर भी जाने वाले हैं, वहां सभी वित्त मंत्रियों को बुलाया गया है अपने अपने राज्य से संबंधित वित्तीय परिस्थितियां रखने के लिए। तो मुख्यमंत्री ने आज ये भी खुले तौर पर स्वीकार किया है कि इस बैठक में भी वो बिल्कुल अपनी भागीदारी दिखाने वाले हैं। देखिए, राधा स्वामी सत्संग ब्यास वाले मामले पर अब आना चाहेंगे। ये अस्पताल भोटा में स्थित है और चैरिटेबल अस्पताल है। इस संस्था की ओर से मांग ये रखी जा रही है कि लैंड ट्रांसफर की अनुमति इन्हें दे दी जाए, क्योंकि भारी भरकम जीएसटी इन्हें चुकाना पड़ रहा है। ये अस्पताल को अपग्रेड करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं और भारी भरकम उपकरण खरीदने के लिए इन्हें जीएसटी देना पड़ रहा है। तो जीएसटी ना चुकाने के लिए या जीएसटी से बचने के लिए लैंड ट्रांसफर होना ज़रूरी है। ये बात इन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष रखी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने आज राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रतिनिधियों को बैठक के लिए बुलाया था और इतना ही नहीं, कुछ अधिकारियों को भी बैठक के लिए बुलाया था। अब मामला सामने ये आया है कि इस पूरे मैटर को ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं सुलझाया जाएगा, बल्कि सीधा बिल शीतकालीन सत्र में लाया जा रहा है और उसके बाद फिर केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा। जो लैंड सीलिंग एक्ट 1972 है, ये पूरी तरह से राज्य सरकार का नहीं है। दरअसल इसमें भारत सरकार की सहमति बनना भी ज़रूरी है। ये एक बड़ी वजह है कि पिछली 2 सरकारों में भी ये मामला इसी तरह से लटका रहा और अब देखना होगा कि लैंड ट्रांसफ़र को लेकर इसमें संशोधन किया जाता है या नहीं। हालांकि आज मीटिंग हुई है, अब ऑर्डिनेंस के जरिए कुछ नहीं होगा, सीधे तौर पर बिल लाया जा रहा है शीतकालीन सत्र में और फिर केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा। ये तो कोशिश वैसे पिछले 2 सरकारों ने भी की थी, लेकिन कामयाबी उन्हें नहीं मिल पाई। अब सुक्खू सरकार को इसमें कितनी कामयाबी मिलती है। और विरोधी स्वर इस पूरे मामले को लेकर अभी से ही उठने लगे हैं। ये कहना भी खैर गलत नहीं होगा, बात भाजपाइयों की नहीं कर रहे हैं, आम जनता की कर रहे हैं, जिनका ये कहना है कि अगर लैंड सीलिंग एक्ट 1972 में संशोधन किया जाता है, लैंड ट्रांसफ़र की अनुमति दे दी जाती है, तो कमर्शियल तौर पर फिर यहाँ लैंड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये हिमाचल के हित में नहीं है। हिमाचल की हालत वैसी ही हो जाएगी जैसी कि कुछ एक बाकी राज्यों की है। पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, दूसरे राज्यों के लिए यहाँ पर आना
ज़मीन लेना, ट्रांसफ़र करना बहुत ही आसान हो जाएगा। खैर, अब ये सब कुछ होता है या नहीं, ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। लेकिन उससे पहले बात ये है कि बिल शीतकालीन सत्र में लाया जा रहा है। भाजपा इस बिल को किस तरह से देखते हैं, ये भी इसी दौरान हमें विजुअल्स देखने होंगे किस तरह के बनकर सामने आते हैं। और एक बात ये भी है कि पिछले कुछ दिनों से इसी मामले को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है आसपास की पंचायतों की ओर से, क्योंकि चैरिटेबल अस्पताल अब बंद होने की कगार पर है। मुफ्त में अभी वहां लोगों को इलाज मिल रहा था, लेकिन संस्था का कहना है जल्दी ही अस्पताल बंद कर देंगे, और ये बात वहां के आम लोगों को गवारा नहीं है, जिस वजह से वो नेशनल हाईवे पर आकर भी कई दफा प्रदर्शन कर चुके हैं। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।